स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन हमने स्टार्ट किया था जी। इसकी डेडलाइन कल 11:59 PM तक है। उसके बाद भी सबमिट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ फिर लेट सबमिशन आएगा, वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम बता रहे थे कि हमने इसमें ये पढ़ लिए थे ना, मेरे ख्याल में कुछ LOC पढ़ लिया था कि नहीं मैम पढ़ा ये था? स्लाइड यस मैम। ये स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं गूगल ड्राइव पे, ये देखें, ये गूगल ड्राइव है और ये मैम ये पढ़िए। स्लाइड्स नहीं पढ़ ये पढ़ लिया ये लाइंस ऑफ कोड यस मैम। ये स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, इधर गूगल ड्राइव पे अपलोड हुई हैं। सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन, और यही स्लाइड्स हैं, ये सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन। हमने ये पढ़ना था फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस वाला। LOC में प्रॉब्लम क्या था? LOC में ये प्रॉब्लम था कि लाइन ऑफ कोड जो है वो प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर जो है वो वेरी करता है। हर प्रोग्रामर का लाइन ऑफ कोड लिखने का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है। कोई आपको पता है कि ऊप के फीचर्स को यूज़ करता है, जिसमें एक दफ़ा क्लास बना ली और बार बार उसके ऑब्जेक्ट्स कॉल कर लिए, उसमें लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। कोई पर्सन फिर जो है ना वो प्रोसीजरल कोड लिखता है, उसमें जो है ना वो लाइन ऑफ कोड आपको पता है ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोई बेस्ट मेथड नहीं था। फिर 80s में जो है हमने फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस बनाया। ये भी कोई इतना जो है ना वो नहीं है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट या एक्यूरेसी देता हो। तो वो तो बिल्कुल आपने स्टार्ट में पहली लाइन ही ये पढ़ी थी कि अभी तक ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं जो कि प्रॉपर और एक्यूरेट एस्टिमेशन बता दे। ये तो अभी तक जो है ना वो स्ट्रगल जारी है कि कोई ऐसा मॉडल मिल जाए। ठीक है, ये तो कुछ हैं जो कि बनाए हुए हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। ठीक है, ये आम जो है वो पर्सन वो यूज़ भी नहीं कर सकता इसको एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक ये था कि इसको यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए थे, जिनको प्रोजेक्ट्स की बहुत हाव नाव होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये कुछ फैक्टर्स जो हैं जो बहुत रिसर्च के बाद जो हैं वो फाइंड आउट किए गए हैं। ये x3 नहीं है, ये है मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें उन्होंने कहा कि अपने जो है आपने फंक्शन पॉइंट, नाम से जैसे लग रहा है आपके सिस्टम में काम क्या क्या हो रहा है उस चीज से आप कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज से आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। 1 मिनट देखिए। इसमें सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर इनपुट्स कितनी है, एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, इंटरनली भी होती हैं इनपुट्स। इंटरनल आपने किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किए तो वो इंटरनल इनपुट्स आ जाती है, लेकिन एक्सटर्नल इनपुट्स की बात हो रही है कि वो कितनी है। इनपुट्स क्या क्या हो सकती हैं? आप अपने सिस्टम को जो इनपुट का, अब आपको अच्छी तरह पता है कि इनपुट होती क्या है। आप अपने सिस्टम को कोई भी जब डाटा देते हैं जिसके ऊपर काम करना होता है तो वो आपकी इनपुट कहलाती है। इनपुट को फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लो, एवरेज और हाई। लो इनपुट्स, एवरेज इनपुट्स और हाई इनपुट्स। लो इनपुट्स जो है ना वो आपकी हो सकती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। जब आप सिस्टम को कोई डाटा दे रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि ये लो इनपुट है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने सिस्टम को कोई इमेज दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए तो आप कह लें कि ये एवरेज इनपुट है। आप अपने सिस्टम को वॉइस के जरिए कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने वॉइस को सुनना, देन फिर वॉइस के ऊपर अमल करना। ठीक है, वो आपकी हाई इनपुट हो जाती है। तो यानी इन चीज़ों को आगे कम्प्लेक्सिटी लेवल पे डिवाइड कर दिया कि लो कम्प्लेक्स वाली चीज़ें, एवरेज कम्प्लेक्सिटी और हाई कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऐसे भी आप कह लें कि एक इनपुट जो सिंपल सा प्रोसीजर जिस पे हो रहा है, ठीक है, वो आपकी लो में आ जाती है। हो सकता है कि कोई इनपुट टेक्स्ट में ही हो लेकिन उसके ऊपर जो आगे फंक्शनैलिटी है ना वो बहुत मेजर परफॉर्म हो रही है, तो वो आपकी हाई इनपुट कहलाएगी। ठीक है, यानी इनपुट को भी फिर फर्दर डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। अब आपने ये कहा कि आपके सिस्टम में ना 5 इनपुट्स हैं जिसमें से 2 लो हैं, 2 एवरेज हैं और 1 हाई है। तो फिर आपने पता यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है
2 लो आपने आइडेंटिफाई किए ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। 2 आपने एवरेज आइडेंटिफाई किए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8। ठीक है, ये जी ठीक है। रोल नंबर 31 में लास्ट पे अटेंडेंस लगा दूंगी। हनान मुझे याद करा देना है। उसके बाद आपने कहा कि 1 हाई है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो। फिर आपने इन सबको टोटल कर लेना है। ठीक है, 6 + 6 12, 12 + 8 20। ये आपने यहाँ पे अपना लिख लेना है, ये क्योंकि ये तो अब सेल नहीं है, यहाँ पे 20। ठीक, ये मैम आपकी क्वेश्चन है। जी मैम ये जो आपने 7 जो वैल्यूज लिखे हैं, 3 और 4, एक पे और एक 6 है, ये कहाँ से हैं? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट्स वैल्यू हैं जो कि जो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियर एल्बर्ट, इसने जो है ना वो बड़ी रिसर्च के बाद ये निकाली है। इसके ऊपर डिबेट्स नहीं हो सकती कि ये इतनी ही क्यों है। हाँ ये है कि वो ये कहता है कि लो का इम्पैक्ट जो है ना वो सिस्टम की एस्टिमेशन पे कम होता है, डेट्स वाई उसने इसको जो है ना वो 3 जो है ना वो रेशो रखी। उसने कहा एवरेज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, डेट्स वाई उसने एवरेज को एक ज्यादा दे दी 4। जो हाई इनपुट होती है उसका सिस्टम के ऊपर ज्यादा, मतलब उसका लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा होता है, उसके ऊपर एफर्ट भी ज्यादा लगती है हाई, तो इसलिए उसको ना 6 दे दी। ठीक है, ये 3 4 6 आप ऐसे कह लें कि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जैसे आप कहते हैं ना पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों है। ठीक है, तो वो तो एक मतलब प्री डिफाइंड चीज है, कांस्टेंट रख दी है, इनके ऊपर जो है ना वो बहस हो नहीं सकती। ठीक है, ये कांस्टेंट चीजें हैं जो किसी ने अपनी बड़ी रिसर्च के बाद जो है ना ये कांस्टेंट फैक्टर जो है ना वो दिए। ठीक है जी, अब वही पहले से अंडरस्टूड है ये चीजें, मतलब ये हमें एज इट इज लेनी पड़ती हैं, इनके ऊपर जो है ना वो हम कोई बहस नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना भी टी का साइन ये क्यों बनाया, भाई टी का साइन कोई ऐसा उल्टा पुल्टा सा क्यों नहीं बनाया, मतलब उसके ऊपर बहस नहीं है ना, ये प्री डिफाइंड चीजें हैं। तो इस तरह से ये भी प्री डिफाइंड चीजें हैं कि इनके ऊपर जो है ना वो डिबेट नहीं हो सकती। ये किसी ने जो है ना बड़ा मॉडल प्रेजेंट किया हुआ है अपना। हाँ ये उसने कहा कि आप अपने उसके हिसाब से जो है ना वो फिर एक्सटर्नल आउटपुट्स, आपका सिस्टम आउटपुट्स कितनी दे रहा है, उन्हीं आउटपुट्स को फिर आपने कैटेगराइज करना है सेम एज इट इज, लो एवरेज और हाई। लो आउटपुट कितनी है, एवरेज कितनी है और हाई कितनी है। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जिस लेवल पे भी आप हैं, क्योंकि अभी तो आपने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है कंप्लीट, और ना आपको सिस्टम बनाने से पहले इतना अंदाजा होता है कि आपकी इनपुट्स कितनी है और आपकी आउटपुट्स कितनी होंगी। ठीक है, या आपकी ये इंटरनल क्यूरीज कितनी लगेंगी। ठीक है, वो आपको इतना अंदाजा नहीं होता सिस्टम बनाने से पहले। हाँ सिस्टम बनाने के बाद फिर आपको अंदाजा होता है, और हम ये कॉस्टिंग सिस्टम बनाने से पहले की कर रहे हैं, एस्टिमेशन सिस्टम बनाने से पहले, ना कि सिस्टम बनाने के बाद। क्योंकि सिस्टम बनाने के बाद तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, कितनी एफर्ट लगी, कितने लोगों ने काम किया। ये चीजें तो एस्टिमेशन तो सिस्टम बनाने से पहले की जाती हैं। ठीक है, इसलिए इस मॉडल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स। फिर इन उसने कहा कि इसी तरह से आप जो है ना आउटपुट्स निकालें, इसी तरह से उनको मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 आउटपुट्स हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज कितनी है। अगर हाई कोई नहीं है, मतलब हाई है ही नहीं कोई, तो आपने यहाँ पे 0 फैक्टर लगा देना। आपको पता है 0 × 7 पे 0 ही हो जाएगा, और फिर वो इन दोनों के प्लस में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये फैक्टर फिर अंदर जो है वो इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से इंटरनल क्यूरीज आपकी कितनी लगी हुई हैं। जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आप जो चूंकि वो क्यूरीज लगाते हैं या इंटरनल फाइल्स, वो कितनी है, उसमें भी लो लेवल की कितनी है, एवरेज कितनी है और हाई कितनी है। ठीक है, इसी तरह से आपकी फाइल्स, लॉजिकल फाइल्स कितनी यूज हो रही हैं। ठीक है, अंदर वो आपकी लो कितनी है, एवरेज कितनी है और हाई कितनी है। फिर आपके इंटरफेसेस, जो आपके एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, उसमें से लो इंटरफेस कितने हैं, एवरेज कितने और हाई कितने हैं। ठीक है, ये आपने कैटेगराइज करना है इन चीजों को, और इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और इनका जो टोटल होगा वो आपने यहाँ लिखते रहना है।
जैसे इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल इसका, इन सबको आपने फिर प्लस कर लेना है और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा प्लस होके वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये हो जाएंगे, इन्हें कहते हैं टोटल नंबर ऑफ अनएडजेसेंट फंक्शन पॉइंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनएडजेसेंट फंक्शन पॉइंट, इनको अनएडजेसेंट फंक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। और जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इसमें, वो आपके पास है, ये यहाँ पे भी डिटेल दी हुई है आपको, आपकी क्यूरीज कितनी हैं, आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स क्या होती हैं, मास्टर फाइल्स, डाटा जहाँ से आ रहा है आपके पास, कोई सेपरेट फाइल्स आपने बना के रखी हुई हैं, वो आपकी कितनी अंदर यूज हो रही हैं। और यानी अब मैं आपको बता, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर होते हैं आपके पास 14 पॉइंट्स, जिन्हें कहते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, क्योंकि इन चीजों के अलावा भी सिस्टम में और भी चीजें होती हैं ना, जरूरी तो नहीं कि सिस्टम में इनपुट, आउटपुट, क्यूरीज, फाइल्स और इंटरफेसेस ही हो, इनके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इनके अलावा सिस्टम में क्या होता है, ये तो आपके पास है आपकी, आप कह लें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो इसको भी इसने कंसीडर किया इस तरह से, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। ये 14 जर्नल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से जिनको कहते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है, VAF, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, ये 14 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 14 पॉइंट्स को आप 0 से 5 तक जो है ना वो स्केल कर सकते हैं। 0 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और 5 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और 0 का मतलब होता है नो, नल, मतलब कोई भी इसका जो है ना वो असर नहीं होगा, इन्फ्लुएंस बिल्कुल 0 होगा। यानी हर पॉइंट को आप 0 से 5 तक कैटेगराइज कर सकते हैं, 0 से 5 तक। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 अंदर शामिल है, 0 to 5 एडर्स में। अब ये 14 फैक्टर्स क्या है, आपके सिस्टम में कम्युनिकेशन कितनी है, अगर तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है तो 5, अगर नहीं है तो 0, अगर थोड़ी है तो 2, अगर बस दरमियानी है तो 3। ठीक है, इस तरह से आपने इनको भी 0 से 5 तक। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका है या नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया पे या एक ही जगह पे काम करता है, परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की कितनी है, कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई है, ट्रांजैक्शन रेट हाई है या लो है, ऑनलाइन डाटा एंट्री होती है या नहीं होती, एंड यूजर एफिशिएंसी है या नहीं, मतलब एंड यूजर जो है वो एफिशिएंटली यूज कर सकता है, ऑनलाइन अपडेशन है या नहीं, कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कितनी है, रीयूजेबिलिटी। जरूरी नहीं कि तमाम पॉइंट्स हो, कोई पॉइंट अगर नहीं है तो ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं है, आप इसको 0 लिख दें। ठीक है, रीयूजेबिलिटी कितनी यूज हुई है, इंस्टॉलेशन करना आसान है या नहीं, ऑपरेट करना आसान है या नहीं, मल्टीपल साइट्स हैं या सिंगल साइट है, चेंज इजीली कर सकता है सिस्टम या नहीं, चेंजेस जो हैं वो अडॉप्ट कर सकता है या नहीं। तो ये 14 जनरल पॉइंट्स हैं जिनको 0 से 5 तक आपने रेट करना है, रेटिंग देनी है, और फिर आपने उन सबको कर लेना है प्लस। प्लस करने के बाद ये आपने कहाँ पे लिखना है, ये आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास ये आपकी इनपुट आउटपुट्स थी, उनको मजीद कैटेगराइज किया लो, एवरेज और हाई में, उनको उनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद यहाँ पे जितनी वैल्यूज आएंगी इनको भी प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएंगे एडजस्टमेंट फैक्टर 14, उनको प्लस करके यहाँ लिख लेना है। फिर ये फंक्शन पॉइंट कैसे आया, टोटल एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, वो आपका ये फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, ये वाला फार्मूला, यानी ये फंक्शन पॉइंट एस्टिमेट करने के लिए ये फार्मूला है। काउंट टोटल, काउंट टोटल क्या है, काउंट टोटल ये है आपके, जो ये आपने सारे प्लस किए, इसे कहते हैं काउंट टोटल। मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 0.01, ये अगेन जो है ना वो वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। फिर ये एफ आई आपका क्या है, ये आपका वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है, एफ आई जो ये वाली थी। ठीक है, जो ये आपने निकाली, वहां जो आपने टोटल प्लस किया उनको यहाँ रखें, एफ आई को इधर रखें और इनको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपकी फंक्शन पॉइंट
जो है ना वो एस्टिमेशन आ जाएगी, यानी एफर्ट कितनी लगेगी आपके सिस्टम को बनाने के लिए, ये वो आ जाती है। ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकती है, मतलब ये आपके टोटल अमाउंट टोटल जो है ना वो एस्टिमेशन इतनी लगेगी आपकी। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये बाकियों से देखे तो बाकी बड़े आसान से थे। ये टोटल लाइन ऑफ कोड साइज मेजर कर देता था, एस्टिमेशन या साइज मेजर करने के लिए आपके पास फंक्शन पॉइंट, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते थे, मतलब बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्सपर्ट जजमेंट हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि एक्सपर्ट जो है ना वो सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं और फिर हर कंपोनेंट का की एस्टिमेशन या गेस लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना गेस करना कि इसके कितना, इसके ऊपर कितने दिन लगेंगे, वो गेस करते हैं हर कंपोनेंट की और उसको फिर एडअप करके टोटल जो है वो टाइम, कॉस्ट या एफर्ट निकाली जा सकती है। प्राइस टू विन में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम वही प्राइस रखते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड होती है, वही टाइम रखते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है। ठीक है, कस्टमर कहता है इतना टाइम, हम कहते हैं ओके, क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए होता है। एनोलॉजी में हम कहते हैं कि जिस टाइप का प्रोजेक्ट हमने पहले किया है अगर उसी टाइप का आ जाता है तो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट उठा के उसको करंट प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करके कि उनके अंदर चेंजेस क्या हैं, तो उसके कंपैरिजन से फिर हम कॉस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन से फिर हम एस्टिमेशंस कर लेते हैं, अच्छा पहले कितना टाइम लगा था, अब क्या कुछ चेंज है, अब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देन जैसे फंक्शन पॉइंट था, ऐसे कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भी एक मॉडल दिया, कोकोमो मॉडल। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये वो हमने प्रेजेंट किया था, और ये क्या है, किस लिए प्रेजेंट किया था, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। इसको, इस मॉडल को भी फिर 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड, 3 हिस्सों में। ठीक है, ये क्या है 3 हिस्से, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोकोमो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, ये स्मॉल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में, ऐसी एप्लीकेशंस जिनको आप बनाना अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, जिन पे आपने काम किया हुआ हो पहले, या जिनको आप बनाना, जैसे आपको कहा जाए कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, अब आपको बड़ी अच्छी तरह वो वेल अंडरस्टूड है कि ये एप्लीकेशन कैसे बनेगी, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। फिर सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड क्या होती है, ये ऐसी जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस स्टाफ हो, मतलब कुछ एक्सपीरियंस पर्सन हो और कुछ इनएक्सपीरियंस। ये वो वाले पर्सन हैं जो कि बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बनेगी। इसमें मीडियोकर्स आ जाते हैं, ऐसे पर्सन जो कि अंडरस्टैंड भी करते हैं और कुछ इनएक्सपीरियंस स्टाफ भी, जिन्हें नहीं भी पता होता। ठीक है, जैसे आप अपने ग्रुप में कोई एक बंदा रख लें जिसे पता हो, और 2 बंदे ऐसे हों कि जो फ्रेश हों, जिनको नहीं पता कैसे काम होना है, तो हम कहेंगे ये सेमी डिटैच ग्रुप हो गया। फिर एम्बेडेड, द सॉफ्टवेयर इज स्ट्रांगली कपल्ड टू कम्प्लेक्स हार्डवेयर। इसमें सारे आपके जो है ना, आप प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि पहले से बनाई हुई हों आपने। ठीक है, यहाँ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुछ लोगों ने पहले बनाई हैं और कुछ ने नहीं। और यहाँ एम्बेडेड में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं है, न्यू, कम्प्लेक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, रियल टाइम सिस्टम, जिनके ऊपर, जो कि ज्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, जो ज्यादा, जिनके ऊपर एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, या कह लें कि ज्यादा जो है ना, जिनको ज्यादा ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। रियल टाइम सिस्टम्स ऐसे ही होते हैं ना, जिनके अंदर जरा सा फॉल्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो डेंजर हो सकता है। ठीक है, जिससे ह्यूमन लाइफ्स को प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसके अंदर जरा सा भी फॉल्ट हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसी डिवाइसेस, पेस मेकर वगैरह डिवाइसेस जो हैं, जो कि यूज होती हैं हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप उनके लिए सिस्टम्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है आप एम्बेडेड कोकोमो यूज करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों के फार्मूले फर्क हैं, बस फार्मूले फर्क है। ठीक है, कोकोमो ये वही सारा बताया गया है, डाटा प्रोसेसिंग। हर कंपोनेंट के लिए
हर कंपोनेंट के लिए हम 3 चीजें फाइंड आउट करते हैं। हम प्रोडक्ट का साइज इन LOC, ड्यूरेशन और एफर्ट। साइज जो है वो 1000 लाइन ऑफ कोड में निकाला जाता है, यानी इन तीनों के लिए 3 चीजें कैलकुलेट होंगी। प्रोडक्ट का साइज, उसकी ड्यूरेशन यानी टाइम कितना लगेगा वो मंथ्स में निकालते हैं, और एफर्ट वो भी हम प्रोग्रामर पर मंथ, एक मंथ में कितने प्रोग्रामर्स लगेंगे, ठीक है। और उसके लिए ये जो इसने सारा ये फाइंड आउट किए हैं फार्मूलाज, ये उसने बहुत सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो हिस्टोरिकल डाटा उसके ऊपर एग्जामिन करके फिर उसने ये निकाले हैं, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं निकाले, ठीक। अब इसमें भी ऑर्गेनिक, ये तो 3 हो गए। अब कोकोमो की भी 3 टाइप्स उसने दी हैं। ये क्या है, कोकोमो के अंदर डील होने वाले प्रोजेक्ट्स की 3 टाइप्स, यानी जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, सेमी डिटैच या एम्बेडेड। अब कोकोमो की भी 3 टाइप्स आई, बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और डिटेल्ड या कंप्लीट कोकोमो भी कहते हैं इसे। बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट या डिटेल्ड कोकोमो, इनमें फार्मूलोज का फर्क है थोड़ा सा। बेसिक में क्या है, ये फार्मूले बस आपको भी याद करने होंगे। बेसिक कोकोमो के लिए ये फार्मूला है एफर्ट कैलकुलेट करने का, और ये फार्मूला है आपका टाइम कैलकुलेट करने का, टाइम, ठीक है। एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा कि A1, अब A1 क्या है ये बताते हैं। KLOC ये आपकी क्या है, 1000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। KLOC में आपने बताना है कि आपका जो सोर्स कोड है ना वो कितने लाइन ऑफ कोड का हो सकता है। ये एस्टिमेट ही होता है क्योंकि अभी बनाया तो होता नहीं है हमने कोड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 6000 लाइन ऑफ कोड का होगा, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये फैक्टर जो है वो KLOC में लिखना है, तो 6 लिखेंगे आप, ठीक है। ये KLOC आपका लाइन ऑफ कोड जो कि एस्टिमेटेड है। उसके बाद A1 A2 फैक्टर्स क्या हैं और B1 B2 ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है। ये कांस्टेंट है, A1 भी और A2 भी, B1 भी B2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है। ये ऑर्गेनिक के लिए कुछ और होंगे, सेमी डिटैच के लिए कुछ और होंगे और एम्बेडेड के लिए कुछ और होंगे, ये कांस्टेंट, ठीक है। ये आगे आ भी रहे हैं बताते। TD क्या है आपके पास, ये आपकी टाइम, ठीक है, डेवलपमेंट टाइम, TD डेवलपमेंट टाइम, ये प्रोग्रामर्स पर मंथ, ठीक है, कितने चाहिए होंगे। और जहाँ पे ये सॉरी TD आपका डेवलपमेंट टाइम यानी इन मंथ्स, मंथ में कितना लगेगा। और जहाँ पे PM लिखा होगा डेट्स मीन पर्सन पर मंथ, पर्सन पर मंथ, ठीक है। तो ये एफर्ट जो आ रही है ये आपकी पर्सन पर मंथ आएगी, ठीक। अब ये फॉर्मूला है। ये 2.4 क्या है, ये देखिए ये A1 है, असल में A1 की वैल्यू क्या है 2.4 और A2 की वैल्यू क्या है 1.4। ये मैंने कहा था तीनों के लिए A1 A2 फर्क हो जाते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड के लिए। ये देखिए एफर्ट का फार्मूला ये है कि उसमें ऑर्गेनिक टाइप प्रोजेक्ट आया है तो 2.4 लगेगा, आगे लाइन ऑफ कोड और 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आ जाएंगे, पर्सन पर मंथ, पर्सन पर मंथ। इसी तरह से सेमी डिटैच है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, A1 फैक्टर चेंज हो जाएगा 3.0, KLOC 1.1। इस तरह से एम्बेडेड है तो फार्मूला चेंज, यानी A1 और A2 चेंज और KLOC वैसे ही रहेगा। और ये जो चीज आपके पास निकलेगी वो क्या निकलेगी, पर्सन पर मंथ, PM, पर्सन पर मंथ इतने रिक्वायर्ड होंगे। फिर टाइम के लिए, टाइम के लिए, टाइम के लिए फिर आपने यहाँ पे ना अपनी एफर्ट लिखनी है, यानी KLOC नहीं लिखना बल्कि एफर्ट, एफर्ट आपकी यहाँ से निकली होगी, ठीक है। जो एफर्ट आपने यहाँ से निकाली है वो आप यहाँ पे रखेंगे और उसको टाइम, ये आपका टाइम डिवीजन आ जाएंगे, टोटल मंथ्स आ जाएंगे, आपको कितने मंथ लगेंगे एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। यानी वहां पे आपने KLOC लिखना था और KLOC कहाँ से आएगा, वो आपका जो है वो आप कह लें कि वो आपका सिर्फ अंदाजा होगा, ठीक है। वो कोई A1 और A2 की वैल्यूज गिवन होगी। हाँ जी, ये A1 और A2 की वैल्यू कांस्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए A1 है 2.4 और ऑर्गेनिक के लिए A2 है 1.05। सेमी डिटैच के लिए आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया ना, जैसे आपके पास आ जाता है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम,
अब वो आप ऑर्गेनिक फार्मूला यूज करेंगे उसकी कैलकुलेशंस के लिए, यानी उसकी एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे और उसके टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जिसमें रिबोट्स का काम हो रहा हो कोई, तो फिर आप ये एम्बेडेड फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, मतलब फिर आपने ये वाले फार्मूले नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये और ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट किस टाइप का आ रहा है आपके पास, वही फार्मूले आप यूज करेंगे। ये जैसे एक बताया, द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 32,000 लाइन ऑफ कोड। अब इसमें ये भी पता चल गया कि ऑर्गेनिक है और लाइन ऑफ कोड भी गिवन है 32। तो अब आपने इसमें ऑर्गेनिक का फार्मूला पुट किया, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 32, देखा 32,000 था तो आपने जस्ट 32 लिखा, 1.05, ये कैलकुलेट होने के बाद आ जाता है 91। तो इसका मतलब है 91% पर मंथ चाहिए इस प्रोजेक्ट की, एफर्ट इतनी है। ठीक है, और टाइम फिर कैसे निकाला, वो वहीं से फार्मूला लिया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय ये जो 91 आया था ये रखा, 0.38 क्या है आपके पास, ये आपके पास जो है वो मतलब कि B2 है, B1 B2, ये कैलकुलेट किया तो 14 आ गया, तो 14 मंथ। ठीक है, अब आसानी आप लोगों के लिए ये है क्योंकि आप लोगों का कौन सा होना है पेपर, ऑनलाइन ही है ना, तो आप लोग तो आराम से लिख सकते हैं, तो आप लोगों को इतने ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास बेसिक कोकोमो है जिसके ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, बेसिक कोकोमो जिसके ये फार्मूलाज की। फिर आ जाता है इंटरमीडिएट कोकोमो। ठीक है, उसमें भी इंटरमीडिएट कोकोमो में अगर आप देखें तो वो इसमें वो बता रहा है कि बेसिक कोकोमो जो था वो एफर्ट और टाइम जो है ना वो सिर्फ प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है वो सिर्फ KLOC पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, KLOC के ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइम। ठीक, तो कहता है कि बेसिक कोकोमो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करके उसकी एफर्ट और उसका टाइम कैलकुलेट कर रहा है। तो इंटरमीडिएट कोकोमो में क्या चेंज किया कि इंटरमीडिएट कोकोमो में फिर दूसरे साइज के अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा पैरामीटर्स ऐड कर दिए जिसमें रिक्वायरमेंट्स, केस टूल और साइज वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी। ये क्यों ऐड की ताकि आप जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकें एस्टिमेशन में, क्योंकि सिर्फ साइज ही तो नहीं होता प्रोडक्ट का। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर 14 जैसे आपने वहां पे देखा था ना ऊपर 14 जनरल पॉइंट्स, इसमें भी 15 जनरल पॉइंट्स डाल दिए, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स उनको बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट कोकोमो के अंदर डाल दिए 15। ठीक है, वो अब यहाँ पे गिवन ही है, वो मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी वो कौन से होते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला वही है, अगर आपने एफर्ट कैलकुलेट करनी है तो A1 KLOC और ये B1। अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिया हुआ, अब यहाँ पे I लिख दिया ना। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यूज लिख ली हैं कि ऑर्गेनिक के लिए ये यूज कर लें, सेमी डिटैच के लिए ये और एम्बेडेड के लिए ये, सबके अलग अलग फार्मूलेस नहीं दिए, एक जनरल फार्मूला बना दिया। वहां पे क्या था A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक है, यहाँ पे ये AI लिख दिया और सबके ये फार्मूलाज लिख दिए हैं कि जिस टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी भी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड के लिए फार्मूलेज फर्क ही हैं, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है उन फार्मूलेज के साथ ये एक चीज लग गई है, EAF। EAF आपका क्या है, ये आपका उसी तरह से जैसे 14 जनरल पॉइंट्स इसके थे ना एफर्ट है ये फंक्शन पॉइंट के, इसी तरह से यहाँ भी इंटरमीडिएट कोकोमो के भी 15 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को आपने जो है ना उसी तरह से 0 से 5 तक जो है वो वैल्यूज देनी है और उन सबको आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, वो स्लाइड्स में शायद मेंशन नहीं है पॉइंट्स, तो वो मैं फिर सेंड कर दूंगी। इन्हें कहते हैं
इसे कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। वो यहाँ पे अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है, और मतलब कुछ भी नहीं होगा। वो कॉस्ट ड्राइवर्स फार्मूला तक वही रहता है, बस इसके साथ जो है ना वो कॉस्ट ड्राइवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक कोकोमो, अच्छा ये आ गए, ये आपके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, ठीक है। इसमें आपके प्रोडक्ट जो है वो ये 4 कॉस्ट ड्राइवर्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, उसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, रिलायबिलिटी प्रोडक्ट की कितनी है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्सपीरियंस स्टाफ था या नहीं है, ठीक है, और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे जाके उसने चलना है वो, या जहाँ पे आप उसे डेवलप कह रहे हैं वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसा है। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके और उसके बाद फिर आप ये वैल्यूज प्लस करके और आप यहाँ पे ये फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिक कोकोमो में जस्ट फार्मूलाज थे और इंटरमीडिएट कोकोमो में उसी तरह से आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप वैल्यूज देते हैं और वैल्यूज दे के उनको आप यहाँ पे वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसने इंटरमीडिएट कोकोमो में भी शॉर्ट कमिंग्स निकाले कि उसके फ्लॉज क्या हैं। उसके फ्लॉज ये हैं कि अभी तक जो बेसिक कोकोमो था और इंटरमीडिएट, ये दोनों पूरे प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे, पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। जबकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर बनाते हैं, ठीक है, यानी लार्ज कंपोनेंट जो है उसे स्मॉलर सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। तो फिर इंटरमीडिएट कोकोमो थोड़ा सा चेंज किया गया। वो चेंज क्या किया गया कि बजाय ये कि आप ये फार्मूला पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की KLOC फाइंड करना इतना आसान नहीं होता कि पूरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा। आप क्यों ना प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। फिर आप उन पार्ट्स के ऊपर जो है ना वो फार्मूला लगाएं, छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लें छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो यही बताया कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जब आएगा आपके पास तो प्रोजेक्ट को पहले आप डिवाइड कर लें, ठीक है। उसमें से फिर हो सकता है कि कुछ हिस्सा आपने पहले बनाया हुआ हो, वो आप ऑर्गेनिक में रख लें। कुछ हिस्सा आपका जो है ना वो थोड़ा सा आपने बनाया हुआ है पहले, थोड़ा नहीं, वो आप जो है ना सेमी डिटैच में रख लें। इसी तरह से कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है आपका जो बिल्कुल ही न्यू हो, तो वो आप एम्बेडेड में रख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने पार्ट्स को, बजाय ये कि पूरा होल एज अ प्रोजेक्ट, आप उनके पार्ट्स को डिवाइड कर लें। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर आप हर पार्ट की एस्टिमेशन अलग करें और फिर उनकी एस्टिमेशंस को आप जो है ना वो प्लस कर लें, और प्लस करने के बाद फिर आपको पूरे सिस्टम की एस्टिमेशन जो है ना वो हो जाएगी। तो कंप्लीट कोकोमो में यही सजेशन दी कि बजाय ये कि पूरे सिस्टम के ऊपर ये एक फार्मूला लगाया जाए, सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर फार्मूले लगाए जाएं और फिर उनको क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो ये इससे ज़्यादा एक्यूरेसी फाइंड आउट हो सकती है। तो ये हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेट करने के, वैसे तो इसे कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कह रहे हैं, लेकिन आप देखें इसमें कॉस्ट भी कैलकुलेट हो रही है, इसमें एफर्ट भी कैलकुलेट हो रही है और इसमें टाइम भी, ठीक है। ठीक, अब इसमें कॉस्ट वो रुपीस में नहीं हो रही कि इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, इसमें एफर्ट की ही कैलकुलेशन हो रही है इन टर्म ऑफ एफर्ट, कॉस्ट इन टर्म ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो ये था भी हमारा जो है ना वो एफर्ट एस्टिमेशन के ही सारे थे, जिसमें टाइम चेक हो रहा है कि टाइम कितना लगेगा और एफर्ट कितनी लगेगी पर्सन्स की। तो इनके फार्मूलाज को भी अब आप पहले तो रटा लगाना पड़ता था जब पेपर में आना होता था, अब रटा लगाने की भी इस तरह से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर याद कर लें तो ये है कि आपके पास MCQs में अगर कोई आ जाता है ऐसा